नमस्कार, मैं हूं रीनू। आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वह श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां हर रोज सुबह लेकर आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं आज क्या है अन्नदाता में। मिर्च की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। मूली की खेती करके किसान कमाए अच्छी आय। हमारे प्रदेश के जिन किसान भाइयों ने मिर्च की खेती की है, उनको इस फसल से अधिक पैदावार मिले, इसके लिए मिर्च की फसल में कुछ कार्यों को करना जरूरी होता है, जैसे खरपतवार नियंत्रण, सिंचाई, उर्वरकों का प्रयोग और पौध संरक्षण उपाय इत्यादि। तो किसान भाई इन्हीं सब कार्यों को कब और किस तरह से करें, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं जिला शहडोल के सहायक संचालक अनुराग पटेल। इस समय बाज़ार में रेट बहुत अच्छे चल रहे हैं, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि फसलों का ऐसा प्रबंधन किया जाए ताकि अच्छा से अच्छा उत्पादन आए। किसान भाइयों, इस समय आपकी मिर्च की फसल पुष्प एवं फलन की अवस्था में होगी। आज हम समसामयिकी की बात करेंगे। तो किसान भाइयों, सबसे पहले तो आपको खरपतवार प्रबंधन है। यदि आपने मेड़ पर फसल को लगा रखा है और पॉली मल्चिंग कर रखी है तो खरपतवार की बहुत ज़्यादा समस्या आपके खेत में नहीं आएगी। अगर आजू बाजू खेत में मेड़ों पर कोई प्रकार के खरपतवार हैं तो उनको उखाड़ कर उनको नष्ट कर दें। अगर आपने मेड़ पर नहीं लगाया है या मल्चिंग नहीं की हुई है तो आपको खरपतवार की समस्या का सामना करना पड़ रहा होगा। खरपतवारों को जो है निदाई गुड़ाई के माध्यम से मिर्च के फसल में नष्ट किया जाना चाहिए। खरपतवार जानते हैं, जैसा कि आप पोषक तत्वों के साथ फसलों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं, पानी के साथ स्पर्धा करते हैं एवं कीट रोग व्याधियाँ भी वो आकर्षित करते हैं। कीट रोग व्याधियों को प्रबंधन करने के लिए खरपतवारों का प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप अपने खेत में खरपतवार को हटा दें ताकि वहाँ किसी प्रकार का कीट व्याधि और फसलों से प्रतियोगिता करने की कोई ऐसी चीज़ न रह जाए। किसान भाइयों, मिर्च की फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए फसल में सही समय पर सिंचाई करना तो जरूरी होता ही है। साथ ही साथ मिर्च में घुलनशील उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना भी जरूरी होता है। इसलिए आप इन कार्यों पर विशेष ध्यान दें। किसान भाइयों, दूसरी बात है जल प्रबंधन की। जल जो है, जैसा कि आप जानते हैं, फसलों के लिए नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। फसलों में खासकर मिर्च के खेत में पानी का भराव एकदम से नहीं होना चाहिए, ना ही पानी की कमी होना चाहिए, मतलब कि एकदम से सूख जाए। अगर आपने मेड़ों पर लगा रखा है, ड्रिप सिस्टम लगा रखा है, तो दिन में 1 घंटा रोज़ अगर आप ड्रिप चला देते हैं तो फसलों के लिए पर्याप्त नमी मिल जाएगी। अगर आपने ड्रिप सिस्टम नहीं कर रहा है तो दूसरे तीसरे दिन जो है फसलों की सिंचाई करना चाहिए। उसको अगर मेड़ नाली पद्धति है तो नाली में सिंचाई कर दें, तो उससे फसलों को पर्याप्त नमी मिल जाएगी और आपकी फसल जो है बढ़िया अच्छा उत्पादन देगी। किसान भाइयों, जैसा कि जानते हैं कि ये जो फसलें हैं, इसमें अगर जल जमा हो जाता है तो इनमें कई प्रकार के रोग लग जाते हैं, जैसे जड़ सड़न रोग और तना विगलन रोग। इससे हमारी फसल सूख जाती है और फसल को नुकसान हो जाता है। जल भराव नहीं होना चाहिए। जल भराव को निकासी की नाली से उसको अगर ज़्यादा पानी है तो निकाल देना चाहिए। किसान भाइयों, अब आता है बात पोषक प्रबंधन की। तो फसलों में पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आपने बुआई के समय जो भी पोषक तत्व दिए रहे होंगे, इसके बाद भी आप NPK का एक घोल जो है छिड़काव कर सकते हैं। 10-15 दिन में 200 लीटर पानी में घोलकर 1 लीटर 1 एकड़ के लिए सफिशिएंट होता है। 1 किलोग्राम NPK 19-19-19 या 052-34 का छिड़काव, 00-50 का भी छिड़काव कर सकते हैं।
किसान भाइयों, इससे क्या है, पुष्प नहीं गिरते हैं और फलन अच्छी आती है। उसकी जो फल हैं मजबूत आते हैं, बड़े मोटे होते हैं और उसमें अच्छा भराव रहता है और तीखापन भी अच्छा आता है। किसान भाइयों, मिर्च की फसल लगाने मात्र से आपको अच्छा मुनाफा नहीं मिल सकता है, क्योंकि इस फसल में कई तरह के कीट और रोगों का प्रकोप होता है जो कि फसल को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए आप इनकी पहचान करके सही समय पर नियंत्रण करें। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे फसल सुरक्षा की। जैसा कि आप जानते हैं कि मिर्ची की फसल में रस चूसक कीट बहुत ही हानिकारक कीट है। इसमें जो कीट आते हैं वो जैसिड हैं, एफिड हैं, व्हाइट फ्लाई हैं। छोटे छोटे कीट होते हैं जो पत्तियों पर आकर रस चूसते हैं और रस चूसते हैं तो उनकी पत्तियां जो हैं कटोरी नुमा हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बाधित हो जाती है। इससे हमारी फसल की बढ़वार कम हो जाती है, फल फूल कम आते हैं और फसल की पैदावार में बहुत ही भारी नुकसान होता है। अगर इस प्रकार के कीट आपके खेतों में दिख रहे हैं तो इसमें 1 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड प्रति लीटर पानी के साथ घोल मिलाकर आप छिड़काव कर देते हैं तो, या फिर 0.5 ग्राम थायोमिथाक्साम प्रति लीटर जो है छिड़काव करते हैं तो आपको जो है इन दोनों कीटों से निजात मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरा जो सबसे खतरनाक और महत्वपूर्ण बीमारी है इसके लिए है वो है वायरस की बीमारी है। ये है चुर्रा मुर्रा रोग जिसको कहते हैं, विषाणु जनित रोग है, ये मोज़ेक रोग है। ये रोग जो है सफ़ेद मक्खी से एक पौधे से दूसरे पौधे में फैलाए जाते हैं और पत्तियों पर इनका असर दिखेगा। पत्तियां करली हो जाएंगी, पत्तियां कटोरे नुमा हो जाएंगी। और अगर इस प्रकार के कोई सफ़ेद मक्खी आपके खेत में दिख रही हैं और वायरस जनित कोई बीमारी आपके खेत में दिख रही है, चुर्रा मुर्रा टाइप का रोग से ग्रसित कोई पौधा है, तो सबसे पहले हम उन पौधों की पहचान करते हैं। पहचान करने के बाद खेत से उनको उखाड़ के उनको ले जाके आजू बाजू में कहीं ज़मीन के नीचे गाड़ देना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद मक्खी इसको फैलाती है। तो सफ़ेद मक्खी के प्रबंधन के लिए हमें जो है इमिडाक्लोप्रिड 1 ग्राम प्रति लीटर की दर से छिड़काव कर देने से ये कीट जो है समाप्त हो जाता है। किसान भाइयों, मेरे द्वारा बताई गई बात जो है आपको यदि आप अमल में लाते हैं तो निश्चित तौर पर आप अच्छा उत्पादन पाएंगे और अच्छा लाभ कमा पाएंगे खेती। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में स्वागत है। सब्जियों में मूली की बात करें तो इसकी मांग बाजार में वर्ष भर बनी रहती है, जिससे प्रदेश के कुछ किसान भाई मात्र 60 से 70 दिनों में मूली की खेती से अच्छी आमदनी कमा लेते हैं। इसी लाभ को ध्यान में रखते हुए जो किसान भाई मूली की खेती करना चाहते हैं तो वह खेती की तैयारी और खाद उर्वरकों का प्रयोग करते हुए मूली की कौन कौन सी उन्नत किस्म का चयन करके बुवाई करें, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का ये अंश। मूली का उपयोग सलाद और सब्जी के रूप में किया जाता है। इसमें तीखा स्वाद होता है। मूली विटामिन सी एवं खनिज तत्व का अच्छा स्रोत है। मूली के लिए ठंडी जलवायु उपयुक्त होती है, लेकिन ये अधिक तापमान भी सह सकती है। इसीलिए गर्मी के मौसम में खेती के लिए बुवाई का उपयुक्त समय मार्च और अप्रैल का महीना होता है। मूली का अधिक उत्पादन देने वाली किस्में। किसान भाइयों, मूली की उन्नतशील किस्मों की बात करें तो उनमें प्रमुख हैं पूसा चेतकी, जापानी वाइट्स, पूसा हिमानी, पूसा रेशमी, पूसा देसी, गलिश सिंथेटिक इत्यादि। तो आप इनमें से किसी भी किस्म का चयन कर बुआई कर सकते हैं। भूमि का चयन और तैयारी। मूली की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है, लेकिन मूली का अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए रेतीली दोमट भूमि अधिक उपयुक्त रहती है। मूली के लिए गहरी जुताई की आवश्यकता होती है।
इसीलिए खेत की एक जुताई मिट्टी पलटने वाले पिलाऊ से करने के बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर चलाकर भूमि को समतल कर लें, जिससे फसल का उचित विकास हो सके। खाद और उर्वरकों का प्रयोग। किसान भाइयों, मूली की फसल से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए खाद और उर्वरकों का संतुलित मात्रा में प्रयोग करना जरूरी होता है। इसलिए 150 कुंटल गोबर की खाद या कंपोस्ट, 217 किलो यूरिया, 313 किलो सिंगल सुपर फास्फेट तथा 167 किलो म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। इनमें से गोबर की खाद, सिंगल सुपर फास्फेट और म्यूरेट ऑफ पोटाश की पूरी मात्रा का उपयोग खेत की तैयारी के लिए समय पर करना चाहिए और यूरिया को 2 भागों में बांटकर पहली मात्रा का प्रयोग बुआई के 15 दिन बाद और दूसरी मात्रा का उपयोग 30 दिन की फसल अवस्था पर उपनिवेशन के रूप में करना चाहिए। बुआई की उन्नत तकनीक। किसान भाइयों, मूली के बीज की मात्रा उसकी जाति, बुआई की विधि और बीज के आकार पर निर्भर करती है, लेकिन सामान्य तौर पर मूली की बुआई के लिए 5 से 10 किलो बीज प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। बुआई से पहले मूली के बीजों को कार्बेडाजिम दवा 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करें। मूली की बुआई 2 तरीके से की जाती है, जिसमें पहली है कतारों में बुआई। इस विधि से बुआई करने के लिए अच्छे प्रकार से तैयार क्यारियों में लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारें बना ली जाती हैं और इन कतारों में बीज को लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर गहराई में बुआई कर देते हैं। बीज उग जाने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर अन्य पौधों को निकाल देते हैं। दूसरी विधि है मेड़ों पर बुआई। इस विधि में क्यारियों में 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 15 से 20 सेंटीमीटर ऊंची मेढ़े बना ली जाती हैं। इन मेढ़ों पर बीज को 4 सेंटीमीटर की गहराई पर बो दिया जाता है। बीज उग आने पर जब पौधों में 2 पत्तियां आ जाती हैं, तब पौधों को 8 से 10 सेंटीमीटर की दूरी छोड़कर बाकी पौधों को निकाल दिया जाता है। बुआई की यह विधि अच्छी रहती है, क्योंकि इस विधि से बोने पर मूली की जड़ की बढ़वार अच्छी होती है और मूली मुलायम भी रहती है। मूली की फसल में खरपतवार नियंत्रण। मूली की फसल को खरपतवारों से मुक्त रखने के लिए रासायनिक खरपतवार नाशक दवा पेंडिमीथेलिन 30 ईसी की 3 किलोग्राम मात्रा को 1000 लीटर पानी के हिसाब से घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई के 48 घंटे के अंदर प्रयोग करने पर शुरुआत के 30 से 40 दिनों तक खरपतवार नहीं उगते। मूली की फसल में सिंचाई प्रबंधन। बुआई के समय यदि भूमि में नमी की कमी रह गई हो तो बुआई के तुरंत बाद एक हल्की सिंचाई कर दें। गर्मी के मौसम में मूली की अच्छी पैदावार देने के लिए फसल में पानी की अधिक जरूरत होती है, इसलिए आप फसल में 4 से 5 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करते रहें। मूली की जड़ें पूर्ण विकसित हो जाएं, तब कड़ी होने से पहले मुलायम अवस्था में ही खोद लेना चाहिए। मूली की पैदावार, इसकी किस्में, खाद व उर्वरक और शस्य क्रियाओं पर निर्भर करती है। साधारणतः मूली की औसत उपज 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर के करीब होती है, लेकिन गर्मी के मौसम में पैदावार कम हो जाती है, पर बाजार भाव अधिक मिलने से किसानों को अच्छा मुनाफा होता है। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। मौसम विभाग की रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। आज हम बात करेंगे फसलों पर मौसम पूर्वानुमान का जो इम्पोर्टेंस है या उसका महत्व है उसके बारे में। तो आज हम बात कर लेते हैं भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा जो एक परियोजना चल रही है ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, जो कि भारत मौसम विज्ञान विभाग नई दिल्ली
द्वारा शुरू की गई है। तो इसके तहत जो है हर मंगलवार और शुक्रवार को सप्ताह में 2 दिन 5 दिन के पूर्वानुमान की एक एडवाइजरी जारी करते हैं। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा भारत मौसम विज्ञान विभाग भोपाल से प्राप्त मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर प्रदेश में अगले 2 दिनों के दौरान वर्षा और बादल नहीं होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की उम्मीद है। सापेक्षिक आर्द्रता 9 से 15% के बीच रहने की उम्मीद है। हवा की औसत गति 7.2 से 13.4 किलोमीटर प्रति घंटा से चलेगी। ऐसे में प्रदेश के किसान भाइयों को कृषि सलाह दिए जा रहे हैं जो इस प्रकार से हैं। वर्तमान समय में जैसे हम दलहनी फसलों की बात कर लेते हैं, जैसा कि मूंग हो गया, उड़द हो गया, बरबटी हो गई, सोयाबीन हो गया, तो इसमें जो है चूसक कीटों की संख्या जो है अत्यधिक तेज़ी से बढ़ रही है। तो इसमें वर्तमान समय की बात करें तो इसमें अगर कीटों का प्रकोप कम है तो आप नीम तेल 5 ml प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं। और कीटों का प्रकोप अगर आर्थिक क्षति स्तर से ऊपर चला गया है तो आप इमिडाक्लोप्रिड इसका भी छिड़काव कर सकते हैं। उद्यानिकी फसलों की अगर बात करें तो अगर आप नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे टमाटर हो गया, मिर्च हो गई, तो मतलब इसकी नर्सरी को लू से बचाने के लिए आप इसमें मल्चिंग कर सकते हैं। जैसा कि घास फूस भूसा हो गया, आप इससे उसको अच्छी तरह से ढक दें या स्प्रिंकलर लगातार मतलब हल्की सिंचाई करते रहें। और जो फसल पुष्पन की अवस्था में, फलन की अवस्था में है, तो उनको आप कीड़ों से बचाने के लिए लगातार उसकी निगरानी करें। और जैसा कि हम बात करें अगर भट्टे की फसल की, बैगन की फसल की, तो अगर उसमें तना छेदक कीट आपको दिखाई दे रहा है तो आप उसमें मेटासिस्टॉक्स जो है 2 ml प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप उसका छिड़काव करें। और साथ ही साथ इसकी निगरानी के लिए आप फेरोमोन ट्रैप भी लगभग 8 से 10 प्रति एकड़ की दर से आप इसको भी स्थापित कर सकते हैं। और चिड़िया मीनार आप उसमें लगा सकते हैं जिससे जो छोटे छोटे कीट है उसको चिड़िया खा सके। और यदि हम बात करें मिर्च की फसल की तो उसमें येलो मोजेक वायरस एक बहुत मतलब भयानक रोग होता है। तो अगर कुछ पौधे उससे संक्रमित हो गए हों, शुरुआती स्टेज में हो, तो आप पूरी पौधों को समूल पूरे जड़ सहित उसको उखाड़ कर खेत के बाहर फेंक दें या मिट्टी के अंदर 1 मीटर की गड्ढा बनाकर उसमें मिट्टी में गाड़ दें। और साथ ही साथ सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का छिड़काव जो है कर सकते हैं उसमें कीटों से बचाव के लिए। टमाटर की फसल की हम बात करें तो इसमें अगेती और पछेती झुलसा रोग का प्रकोप देखने को मिल रहा होगा। तो इसके नियंत्रण के लिए आप कार्बेंडाजिम या मेन्कोजेब 2 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। कहीं कहीं पर आम में मिलीबग या फुदका कीट जो है उसका प्रकोप दिखाई दे रहा होगा, जिसके नियंत्रण के लिए आप क्लोरोपेरिफास या इमिडाक्लोप्रिड या थायोमेथाक्साम जो है केमिकल का आप घोल बनाकर 2 ml प्रति लीटर की दर से आप घोल बनाकर उसका भी छिड़काव कर सकते हैं। जो पशुपालक भाई हैं उनको मैं ये सलाह देना चाहूँगा कि 11-12 बजे से 4 बजे के अंतराल में आप पशुओं को चराई के लिए जो है बाहर ना ले जाएं। उसको अगर आसपास आपके अगर घने पेड़ हैं तो वहाँ आप ले जा सकते हैं इससे। और अगर छोटे बच्चे हैं, जैसे मवेशियों के अगर छोटे बच्चे हैं, तो आप उनको लू से बचाने के लिए जूट के बोरे जो है उसमें पशुशाला में आप रख सकते हैं। उसको लगातार गीला करते रहें, उसमें पानी का छिड़काव करते रहें, जिससे पशुशाला के अंदर का तापमान जो है कम बना रहे। और अगर पॉसिबल हो तो आप उसमें पशुशाला में कूलर या पंखे की व्यवस्था भी कर सकते हैं। गलघोटू, टंगिया और खुरपका मुंहपका रोग के नियंत्रण के लिए आप इस पशुओं में टीकाकरण की व्यवस्था अवश्य करें। और अगर हम बात करें मुर्गियों की, तो मुर्गियों के छोटे बच्चों को लू से बचाने के लिए भी आप जूट के बोरे को लगातार गीला करके उसमें
खिड़कियों और दरवाजे में लटका दें और लगातार उसको गीला बनाए रखें ताकि अंदर का तापमान जो है कुछ कम बना रहे। और साथ ही अगर कूलर या पंखे की व्यवस्था हो सके तो आप इसकी व्यवस्था मुर्गी खाने में कर सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम सुजरमा, जिला शिवपुरी के कृषक शिवलोक तिवारी ने। ये ड्रिप सिंचाई पद्धति के बारे में संपूर्ण जानकारी चाहते हैं। तो शिवलोक तिवारी जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। जैसे हम खुला पानी देते हैं तो पौधे के जड़ों को हम पूरा भर देते हैं, नाक तक। जैसे हम श्वास लेते हैं तो नाक को बंद कर देते हैं, उससे पौधे के जड़ों में हवा की उपलब्धता कम हो जाती है और वो रूट जोन इफेक्ट होने लगता है। और जब 15 दिन के बाद उसको पानी की आवश्यकता होती है, फील्ड कैपेसिटी के बाद पानी की आवश्यकता होती है, तो हम पानी देते नहीं। तो इस तरह से हर एक वाटर साइकिल में, हर एक पानी के चक्र में हम पौधे को लगभग 15 दिन तक स्ट्रेस में रखते हैं। और वो स्ट्रेस होने के कारण पौधे का नुकसान होता है, उसमें तरह तरह की बीमारियां लग जाती है और हमें उत्पादकता कम होती है। बूंद बूंद या ड्रिप सिंचाई पद्धति यह एक ऐसी सिंचाई पद्धति है जिसमें पौधे की आवश्यकता के अनुसार पानी बूंद बूंद करके पौधे की जड़ों के पास दिया जाता है। इस विधि से सिंचाई करने पर पानी की 50 से 70% तक की बचत के साथ ही मजदूरी की भी बचत होती है। उचित जल प्रबंधन से भूमि में वायु संचार और पानी का सही अनुपात होने से पौधे स्वस्थ रहते हैं। ड्रिप सिंचाई पद्धति रेतीली और खारी जमीन पर खारे पानी के लिए भी अनुकूल है। पीवीसी पाइप और इरिगेशन सिस्टम की बात करें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यदि पीवीसी पाइप की मैं बात करूं, पीवीसी पाइप में एक सॉल्वेंट सीमेंट होता है। ज़्यादातर किसान भाइयों से मैं आग्रह करूंगा, अच्छी कंपनियां हैं उनका ही पाइप लें, क्योंकि ये पाइप की जो आयु है वो 50 साल तक होती है। तो यदि थोड़ा ज़्यादा भी पैसा लगे तो कोशिश करें कि जो स्थापित कंपनियां हैं उन्हीं कंपनियों का पाइप लिया जाए। दूसरा, उसमें यदि पाइप लेते हैं तो एक मैं सावधानी बरतने के लिए किसान भाइयों से आग्रह करूंगा, जो ध्यान रखें कि पाइप का फिटिंग्स 2 तरह का होता है, एक लो प्रेशर क्वालिटी का, एक हाई प्रेशर क्वालिटी का। हाई प्रेशर क्वालिटी को HD बोलते हैं, हैवी ड्यूटी बोलते हैं। तो कभी भी यदि आप पाइप कितना भी पतला लें, फिटिंग हैवी ड्यूटी का लगाएं। और सॉल्वेंट सीमेंट क्या होता है, यदि आपने सॉल्वेंट सीमेंट जो जोड़ने के लिए पीवीसी पाइप को बहुत साधारण तरीके से पानी की तरह लगा दिया जाता है और जोड़ा जाता है, वो अच्छी जो प्रमाणिक कंपनियों का सॉल्वेंट सीमेंट है वही लगाएं। यदि सॉल्वेंट सीमेंट और फिटिंग अच्छी कंपनियों का पाइप के साथ है तो आपको 50 साल तक उस पाइप की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। बागवानी फसलों में पौधों की प्रत्येक पंक्ति के साथ एक शाखा लाइन और कम दूरी वाली फसलों में 2 पंक्तियों के बीच में एक शाखा लाइन बिछाई जाती है। पौधों की सिंचाई के लिए प्रत्येक पौधे के पास शाखा में ड्रिपर लगा दिए जाते हैं। ड्रिप सिंचाई के लिए मुख्यतः मोनो ब्लॉक पंप इस्तेमाल किए जाते हैं। पानी की अधिक मात्रा में आवश्यकता होने पर अथवा जल स्तर गहरा होने पर बड़े पंप की जरूरत पड़ती है। जब आपके खेत में सिस्टम लगाई जा रही है तो 200-400-500 रुपये का फिटिंग्स अपने पास जरूर रख लें, ताकि जब ज़रूरत पड़े तो आप खुद कर लें, किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़े। ड्रिप इरिगेशन में जैसा आप सभी लोग जानते होंगे कि फिल्टर इस सिस्टम का हार्ट है। तो जब आप सिस्टम लगाएं तो जो फिल्टर जो 3 तरह के फिल्टर होते हैं, हाइड्रोसाइक्लोन जो बालू के छानने में काम आता है, सैंड फिल्टर या मीडिया फिल्टर जो उसमें अलगी या सस्पेंडेड पार्टिकल्स जैसे पत्ते गिर गए या उसको छानने में काम होता है, और अंत में स्क्रीन या डिस्क फिल्टर जिससे हम बालू या मिट्टी के छोटे कण भी छन जाएंगे। ये तीनों में से जो भी फिल्टर यदि यूज में जो तकनीकी लोग रहेंगे वो बताएंगे वो लगाना चाहिए, वहाँ समझौता नहीं करना चाहिए। उसका साफ सफाई का तरीका बहुत आसान है, वो खोल के आप साफ कर सकते हैं अपने से। जब सिस्टम लगाएं तो उसी समय सीख लें। और उसके बाद पीवीसी पाइप होगा और फिर ड्रिप इरिगेशन की नलियाँ होगी। वो सारे उस समय लगाते समय समझ लें, सब सिंपल है। आप खुद भी यदि एक बार सीख लेंगे तो अगली बार यदि लगाना चाहें तो आप खुद से लगा सकते हैं।
राज्य व केंद्र सरकार द्वारा इन सिंचाई विधियों को लोकप्रिय बनाकर सिंचाई के परंपरागत तरीकों के स्थान पर सिंचाई जल की बचत के लिए अनुदान दिया जा रहा है, जिसकी जानकारी नजदीकी कृषि और उद्यान विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र से ली जा सकती है। एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatamp@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 1800889216 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी कृषि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।